हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग 8 क्लास का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पहले भी इस टॉपिक को आपके सामने डील किया है, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैंने आपको कोल के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था, आपको याद होगा। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। कोल को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आप देखिए नीचे फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में पाउडर्ड कोल ले लिया है और कोल को लेने के बाद फिर उससे हमने एक पाइपलाइन निकाला है और उस पाइपलाइन को हमने क्या किया, हमने इसको डाल दिया है डिस्टिल वाटर में और वहाँ से उसके जस्ट एबव से पाइपलाइन निकाल करके फिर बाहर निकाल लिया हमने। तो जब हम इसको प्रॉपरली हीट करते हैं तो कोल के अंदर एक्चुअली में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो टाइप के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। वोलाटाइल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, जो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब जो गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा। मैंने बताया आपको, वोलाटाइल जो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और एक मैंने बताया नॉन वोलाटाइल जो गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो देखिए जो गैसियस फॉर्म है वो क्या होगा, उसमें भी हमको दो टाइप का फॉर्म मिलेगा, गैस में भी हमको दो टाइप का फॉर्म मिलेगा। एक हो जाएगा जो वाटर में डिज़ोल्व करता है और एक जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता है ना। तो आप पाओगे कि जो नॉन वोलाटाइल फॉर्म जो आपको मिला, मतलब जो गैसियस फॉर्म में नहीं बदला, जो रेसिड्यू बच गया। देखो ये पाउडर्ड कोक जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, रेसिड्यू है। ये रेसिड्यू है। जब आप कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हो तब जा करके ये जो रेसिड्यू बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोक, दैट इज कॉल्ड कोक। और जो डिज़ोल्व फॉर्म मिला आपको, दैट जो डिज़ोल्व फॉर्म मिला किसके अंदर, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म मिला उसको हम लोग बोलेंगे अमोनियकल लिक्वर। क्या बोलेंगे उसको, अमोनियकल लिक्वर, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो रेसिड्यूअल फॉर्म में मिला, मतलब जो नॉन डिज़ोल्व फॉर्म में मिला, ये कोलतार जो आप देख रहे हो ये क्या है, नॉन डिज़ोल्व फॉर्म में है ना। तो जो नॉन डिज़ोल्व फॉर्म में मिला वो क्या है, कोलतार है। ओके। और ये जो गैसियस फॉर्म है, वोलाटाइल गैस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये इसमें जब आप माचिस की तीली लाओगे तो ये बर्न करेगा, ये जलेगा। यही है आपका कोल गैस। ये क्या है, कोल गैस। इसका यूज़ एज ए फ्यूल के रूप में हम लोग करते हैं। तो देखिए, जब हमने इस प्रोडक्ट को, मतलब जब हमने कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाया तो हमको क्या मिला, कोल गैस मिला, हमको कोलतार मिला अमोनियकल लिक्वर के जस्ट नीचे में बॉटम में, कोक मिला एज ए रेसिड्यू के फॉर्म में, कोक एज ए रेसिड्यू के फॉर्म में मिला है, और अमोनियकल लिक्वर मिला है डिजॉल्व स्टेट इन वाटर। तो हम लोग बात करते हैं इसी सारे अलग अलग चीज़ों का। तो देखिए, जब आपने कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाया है तो क्या क्या मिला है। देखिए, कोल को हमने हीट किया स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो स्ट्रांगली हीट किया तो क्या मिला हमको, दो टाइप का मिला। एक सॉलिड रेसिड्यू मिला जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोक, और हॉट वेपर मिला। हॉट वेपर जो मिला वो क्या हुआ, एक हुआ इनसॉल्युबल गैस दैट इज कोल गैस, और एक हुआ कॉन्डेंस्ड लिक्विड। अब कॉन्डेंस्ड लिक्विड जो है वो क्या मिला हमको भाई, तो एक डिजॉल्व स्टेट में और अनडिजॉल्व स्टेट में। तो ये जो अपर लेयर जो देख रहे हो ये क्या है, ये डिजॉल्व स्टेट में मिला, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लिक्वर अमोनिया, और जो अनडिजॉल्व स्टेट में मिला दैट इज कॉल्ड कोलतार। तो ये हमारा वेरियस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है किसमें, कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने करवाया। अब देखिए इन्हीं का यूजेस हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूज़ देख रहे हैं कोक का।
तो कैसा होता है, तो टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सबस्टांस होता है। ओके, और ज़्यादातर इसमें प्योर कार्बन होगा, मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन का एक फॉर्म है कोक। और इसका मैन्युफैक्चरिंग देखिए किस में होता है, स्टील में होता है, बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और क्या भाई, तो बाई प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक यील्ड, है ना, इससे कोल गैस भी बनाया जाता है। ओके, तो ये सब इसका वेरियस पर्पस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कोल तार के बारे में, जो रेसिड्यूअल फॉर्म में हमको मिल रहा था। कोल तार जो अमोनियकल लिक्विड के बॉटम पे रेसिड्यूअल फॉर्म में हमको मिल रहा था, तो देखिए वही है, ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड है और अनप्लीजेंट स्मेल कंसिस्ट करता है। लगभग 200 टाइप के सबस्टांस का ये मिक्सचर माना जाता है और इसका यूज होता है देखिए ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज, पेंट, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ है। ओके, ऐसे कोल तार जो होता है ना, इसका देखिए मेटेलिक रोड वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन अब रोड बनाने में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। पहले कोल तार ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो यूज़ करते हैं हम लोग बिटुमिन यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कोल गैस का। जो मैंने बताया था कि ये कैसा गैस है, जो अनडिजॉल्व फॉर्म में गैस है, और जब हम माचिस की तीली ले जाएंगे इसके सामने तो ये जलने लगेगा, वही है। देखिए, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोल टू कुक, कोल से जब कोक बनता है तो जो मेरा गैसियस स्टेट में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल गैस। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है, हीट सोर्स के रूप में यूज होता है। ओके, लाइट सोर्स के रूप में नहीं यूज होता, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मेन रूप से यूज है क्या, हीट सोर्स में। जनरली पहले स्ट्रीट लाइटिंग में इसका यूज़ किया जाता था। आगे आप देखो हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली में जो आपका अमोनियकल लिक्विड मिला ना, अमोनियकल लिक्विड में बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे सबस्टांस दैट कंसिस्ट मेनली कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का देखो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर को जनरली हम लोग उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें मेन रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होगा, साथ में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी होता है। जैसे देखो एग्जांपल है मीथेन, इसका फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, ये होता है CH4। उसी तरह से देखो ब्यूटेन है, तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10। हेक्सेन है तो फार्मूला होता है C6H14, है ना। ये सब अलग अलग फार्मूला होता है इस कंपाउंड का, और ये फॉसिल्स फ्यूल के रूप में यूज होता है। स्पेशली आप देखिएगा तो ब्यूटेन जो है ना आपका LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप कोल को जलाते हो तो आपको कौन कौन सा गैस निकलता है। देखो, जब आप कोल को जलाते हो तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ये तो आप समझ ही रहे हो। नाइट्रोजन, ये लीड मिलता है, लीड का ऑक्साइड्स मिलता है एक्चुअली में, इसका ऑक्साइड्स मिलेगा, लीड का ऑक्साइड्स, जो कि हाईली हार्मफुल है। जब आप कोल को जलाते हो ना तो ये हार्मफुल गैस के रूप में ये सब निकलता है। आर्सेनिक मिलेगा आपको और मरकरी मिलेगा आपको। मतलब जब आप कोल को बर्न करते हो तो ये सारे इम्प्योरिटीज़ आपके एयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ कोल जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउज करता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पेट्रोलियम का। देखो अकॉर्डिंग टू नेम, नाम से पता चल रहा है, पेट्रो का मतलब क्या होता है, पेट्रा टर्म से आया है जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम, ओलियम टर्म जो है ना इसका मतलब होता है वाइल। एक्चुअली में रॉक के अंदर जो वाइल पाया जाता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। तो ये भी एक टाइप का फॉसिल्स फ्यूल है। और जनरली एनिमल प्रोडक्ट, देखो मैंने बताया था ना कि जब प्लांट प्रोडक्ट कार्बोनाइज्ड में जाता है तो क्या बनता है, कोल, और जब एनिमल प्रोडक्ट कार्बोनाइज्ड हो जाता है तो जनरली ये क्या बनता है, तो ये बनता है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, वही है। इसको भी माइनिंग करते हैं रॉक्स के अंदर, और इसको हम लोग जो माइनिंग के बाद जो हमको एक डार्क फ्लूइड मिलता है, विस्कस फ्लूइड, काफ़ी गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। ओके, तो क्रूड ऑयल जो होता है इसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको पेट्रोलियम का वेरियस प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लें कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, when sea organism die and their bodies sink to the bottom of the sea, with time they get conserved by sand और clay, है ना, वो sand और clay के अंदर conserved हो जाते हैं और they remains get transfer into petroleum और natural gas at high temperature and high pressure in absence of air, है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना कार्बोनाइजेशन। बाय द मीन्स ऑफ कार्बोनाइजेशन ये जो बरीड हो गए एनिमल्स ओशियन सरफेस के नीचे में, वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाते हैं, कार्बोनाइजेशन हो जाता है उनका और इसकी वजह से बनता है पेट्रोलियम। अब देखिए, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो पेट्रोल निकलता है, मैंने आपको बताया ना कि वो पेट्रोल क्या होता है, काफ़ी विस्कस होता है, एकदम डार्क ब्राउन लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है उसका। तो उसको रिफाइन करके हम वेरियस टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेंट करते हैं। वही है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम आर सेपरेटेड, और अलग अलग टेम्परेचर पे हम अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब अच्छा, ये जिस डिवाइस के अंदर किया जाता है उसका नाम है फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम। फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम बोलते हैं। इसी कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर होता है, मैं इसके बाद आपको फिगर में दिखला दूंगा। ये अलग अलग टेम्परेचर होता है अलग अलग पार्ट्स में, और उस अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम के जो क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उनको हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। वही है, देखिए, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स सच एज पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, etc। दिस प्रोसेस इज टेकन इन पेट्रोल रिफाइनिंग। पेट्रोल रिफाइनिंग में ये काम किया जाता है, और जो कंस्टिट्यूएंट मिलता है वो क्या मिलता है, एलपीजी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, विटामिन, ये सब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ये प्रोडक्ट अलग अलग टेम्परेचर पे मिलते हैं। तो देखिए, हम लोग उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं। अब देखो, ये देखिए एक फर्नेस है, उस फर्नेस से हम लोग क्रूड ऑयल को पास करते हैं जिसमें इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। अब डिफरेंट टेम्परेचर पे आप देखिए, इस फर्नेस को हम लोग, ये फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है, यही है आपका क्या, फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम, है ना, फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम है ये। तो फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम में डिफरेंट टेम्परेचर होता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 370 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 150 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर में हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है इस फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम में। तो जब क्रूड ऑयल को हम फर्नेस से गर्म करके इस फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम में लेके जाते हैं, तो देखिए डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर में टेम्परेचर सबसे कम होता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपको आता है गैस, जो बेसिकली क्या होता है, एलपीजी। ये कौन सा गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। और यही गैस जो है, इसमें क्या मिलता है आपको, एक्चुअली में इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का कम्बिनेशन होता है। ये काफ़ी अच्छा फ्यूल माना जाता है हम लोग के होम पर्पस के लिए, है ना। उसके बाद देखिए आपको मिलता है गैसोलीन। गैसोलीन बेसिकली आपको यूज़ किया जाता है ये जो बहुत ही हाई रेटेड जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग प्लेन वगैरह में भी यूज़ करते हैं इसको। इवन प्लेन में केरोसिन भी यूज़ किया जाता है ना। तो उसके बाद देखिए आपको मिला केरोसिन, फिर आपको मिला डीजल ऑयल, जनरली ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, और फ्यूल ऑयल में बेसिकली आपको फिर मिलता है। ओके, एक्चुअली में गैसोलीन और केरोसिन के बीच में लगभग यहीं पे आपको पेट्रोल भी मिलता है। इस जोन में आपको पेट्रोल प्रोडक्ट भी मिलता है इसका। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाई द मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम क्रूड ऑयल से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए। अब देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि
आपके पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू गोल्ड के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। देखिए क्या होता है, इट इज सेवरल सबस्टांसेस विच इज कॉमर्शियली बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इसका। यूजफुल सबस्टांसेस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। एक्चुअली में पेट्रोलियम जो है ना, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उसका हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम लोग इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जैसे देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग किस से किया जाता, मतलब इससे पेट्रोकेमिकल से क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो सिंथेटिक फाइबर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पॉलीथीन हो गया, मैन मेड प्लास्टिक हो गया, नेचुरल गैस हम लोग बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इतने सारे यूजेस को देखते हुए हम लोग पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लें नेचुरल गैस का। देखिए ये नेचुरल गैस जो जब आप रॉक्स के अंदर देखो, जब भी माइनिंग किया जाता है ना रॉक्स के जोन में, तो सबसे पहले आपको नेचुरल गैस ही मिलता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर नेचुरल गैस मिला, इसका मतलब ये एक इंडिकेशन करता है कि वहाँ पे पेट्रोलियम होगा। इवन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग हम लोग करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमको नेचुरल गैस मिलता है और बाकी कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए देखिए, वही बताया गया है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल फाउंड नेचुरली एज ए हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर इन वाइल्ड बेल, है ना। वाइल्ड बेल के जस्ट मिक्सचर के अंदर मिलता है या उसके एबव मिलता है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? मीथेन, फार्मूला मैंने बताया था आपको, CH4, बट ऑल्सो कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ हाइयर एल्केन। कुछ हाइयर एल्केन्स भी अवेलेबल होते हैं। और इसमें और भी कौन कौन से गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं नेचुरल गैस में। और इसी नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं, तब हमारा बनता है CNG। ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं ना। अब देखिए कहा गया है कि वाई नेचुरल गैस इज़ इम्पॉर्टेंट एज ए फॉसिल फ्यूल। देखो जनरली जब हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और इको फ्रेंडली नहीं माना जाता, उससे बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं। जबकि नेचुरल गैस के साथ ये समस्या नहीं है। देखिए और कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूल का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, तो उस स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को ये अच्छे ढंग से सेटिस्फाई करता है। तो जैसे देखिए इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, बहुत आसानी से पाइप से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप इसको स्टोर कर सकते हो, है ना। और देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉल्यूशन काउज नहीं करता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी होती है। तो जब कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है, पॉल्यूशन काउज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक क्लीन फ्यूल है, एक अच्छे फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत सारे शहरों में अब क्या किया गया है, पेट्रोल के बदले में या डीजल के बदले में CNG का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल में, जैसे दिल्ली वगैरह में किया जाता है। वजह क्या है कि इससे पॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए CNG का यूज़ बता दिया गया है, जैसे जनरेटर पावर में इसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्लीन फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स के रूप में यूज़ करते हैं, और क्या होम में और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ वही बताया गया, वाई CNG कंसिडर्ड एज ए क्लियर फ्यूल। देखो नेचुरल गैस इज़ कंसिडर्ड एज बेटर फ्यूल देन कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज़ क्लीनर। मतलब इसमें कोई एसिड नहीं बचता है, हार्मफुल कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, और क्या लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन काउज करता है अदर फॉसिल फ्यूल से। और इसका एनर्जी जो नेचुरल गैस जो होता है 50% एनर्जी जो होता है, 50% इमिशन जो होता है कम कर देता है। देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर का, नाइट्रोजन का इमिशन जो होता है वो 50% कम कर देता है एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग का क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, मैंने बताया अभी आपको, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, आर्सेनिक, है ना, लीड, मरकरी का ऑक्साइड, है ना, ये सब ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल गैस है ये सब।
और कहीं ना कहीं ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के एबनॉर्मलिटीज़ काउज करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। अब बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल शुड बी यूज्ड इकोनॉमिकली। फॉसिल फ्यूल को हम लोग इकोनॉमिकली क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है। और मैंने बताया था ना कि फॉसिल फ्यूल जो होता है ये कैसा फ्यूल है, ये एक ऐसा रिसोर्सेज है, ये एक्चुअली में ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है ना, वो ऐसा रिसोर्सेज जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है। ओके, और क्या, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो काउज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन काउज करता है और ग्लोबल वार्मिंग काउज करता है। हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर दिए हैं। और क्या, अकॉर्डिंग टू पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, देखिए एक एसोसिएशन है, इसके द्वारा कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल को सेव करना चाहिए हम लोग को, है ना। पेट्रोल और डीजल को जब प्रॉपर वे में आप सेव करोगे तो ये लंबे समय तक चलेगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, पॉल्यूशन कम फैलाएगा। तो कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज हम लोग हम लोग को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर रेडिएशन का यूज़ करना चाहिए एनर्जी पर्पस के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका जो है, ये पूरा चैप्टर ही आपका फिनिश हो गया है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जो आने वाले वीडियो हैं उससे अपने आप को लाभान्वित कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।